हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे ब्यूटीफुल से जंगल ओनली वर्ल्ड में। मेरा नाम है वैभव सैनी और आप लोग देख रहे हैं टेकाड्रॉन। और आने वाले 100 डेज बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर भी है बहुत सारे टाइम लैप्सेस। यस गाइस, मुझे पता है आप लोग को टाइम लैप्सेस कितने ज़्यादा पसंद है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्ड्स बनाने वाले हैं। फाइनली अपनी कैट आर्मी के लिए हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जायंट कैट का स्टैचू बनाने वाले हैं। उसके बाद गाइस फाइनली हम लोग एक बहुत ही बड़ी सी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने वाले हैं। यस गाइस, अभी तक हमारे इतने बड़े से बेस पर सब कुछ है बट स्टोरेज बिल्डिंग नहीं थी। और आप लोग को जो पीछे वॉरियर दिख रहा है ना, आज फाइनली हम लोग उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्वॉर्ड का स्टैचू बनाने वाले हैं, जो एक्चुअली एक नेदर पोर्टल होने वाला है। एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑसम बिल्ड होने वाला है बट वो स्वॉर्ड की शेप में होने वाला है, बेसिकली एक बड़ी सी तलवार। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है 100 डेज में। फटाफट से हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो डे 601 शुरू हो चुका था और मेरी आंखों के सामने था वो बड़ा सा स्टैचू वॉरियर वाला जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बनाया था। और गाइस वो जो आप सामने देख रहे हैं ना, वो है बहुत ही जायंट सा वीट फार्म जो हमने लास्ट 100 डेज के अंदर बनाया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल का एक्सपेंशन है हमारा। हमारे विलेजर्स की पॉपुलेशन अब काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा पहले आपको अपने बेस का ओवरव्यू दे दूं जर्नी शुरू करने से पहले, सो दैट आपको पता लगे हमारे बेस के अंदर क्या क्या है। और गाइस यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ आएंगे ना, तो इतना बड़ा सा और ऑसम सा पूरा गोल्ड से बना हुआ आयरन फार्म है हमारा। ये आयरन फार्म बहुत सारा आयरन प्रोड्यूस करता है, अराउंड 3 से 4000 पर आवर, अगर आप इसके AFK प्लेटफॉर्म पर जाकर AFK करेंगे तो। और यहाँ पर गाइस हमारा ट्री फार्म है जिसपे काफ़ी वैरायटी की वुड आप लोग को देखने को मिल जाती है। स्प्रूस से लेके जंगल, सारी वुड यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये है हमारा बहुत ही जायंट सा कंप्लीटली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। और गाइस फार्म के ठीक ऊपर है हमारा एक्वेरियम, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमारी एक्सोलॉटल्स की आर्मी रहती है। और अगर आप यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो वो है हमारी जायंट पांडा की स्टैचू। गाइस वो पांडा की स्टैचू के पास पांडास की हमारी फैमिली रहती है। आज हम उनकी भी डेफिनेटली ब्रीडिंग कराने वाले हैं। और ये हमारा डायमंड का बीकन। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो गाइज आज जो हम सबसे पहला काम करने वाले हैं वो ये होने वाला है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग हॉल का एक्सपेंशन तो बना दिया है, बट अभी तक हमने यहाँ पर विलेजर्स के वर्किंग ब्लॉक्स प्लेस नहीं करे हैं। तो मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो इतना भीड़ भड़क्का हो रखा है इसे कम करता हूँ। सारे लाइब्रेरियन के ब्लॉक्स तोड़ता हूँ एक के बाद एक, सारे लेक्टन्स को, और इन लेक्टन्स को जाकर मैं बाहर प्लेस करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा केयरफुली ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी भी विलेजर की गलती से एक्स लग गई तो आयरन गोलम्स मेरी वाट लगा देंगे। यहाँ पर आयरन गोलम्स की लिटरली पूरी आर्मी है गाइज। तो मैं फटाफट से मैं सोच रहा हूँ ये जो पिलर्स हैं हमारे लैंटर्न्स वाले, इनके पास इसे एज यूजुअल प्लेस करना शुरू करता हूँ, जैसा कि मैं करता हूँ। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे है वर्किंग ब्लॉक्स को लगाने का। आसपास लाइट वगैरह भी रहती है। और जैसे ही मैं लेक्टन्स प्लेस कर रहा था गाइस, सामने मुझे एक और कैट दिख चुकी थी। आई थिंक ये पुरानी वाली कैट थी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर था इसका, तो उससे मेरे को लग रहा था कि ये पुरानी वाली कैट है। मैं फटाफट से सारे के सारे लेक्टन्स लगाता हूँ और उसके बाद हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस लैक्टन लगाते लगाते मुझे यहाँ पर रात हो चुकी थी और सामने आप देख सकते हैं विलेजर्स ने अपने नए बेड्स पर जाना शुरू कर दिया था और अब टाइम था हमें भी जाकर सो जाने का। तो मैं फटाफट से चला गया अपने एक्वेरियम के पास। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हमारा पेट हाउस। इतनी सारी कैट्स हैं आज यहाँ पर, इतनी सारी कैट्स हमने लास्ट वाले एपिसोड में जो है पेट की थी। आपको इनके नेम सजेस्ट करने थे और आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नेम सजेस्ट करे हैं गाइस। मैं उन नेम्स को आज रखने वाला हूँ। 3 कैट्स हैं हमारे पास, नहीं तो हमें 3 नेम रखने हैं। सामने आप देख सकते हैं सूरज डूब रहा है, तो पहले मैं फटाफट से सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मैं आ चुका था अपने आयरन फार्म के पास वाले लेक के पास। और गाइस यहाँ पर आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आप लोग देख सकते हैं मैंने व्हाइट कॉन्क्रीट पाउडर का पिलर लगा रखा है और वो सामने ऊपर हमारा क्रीपर फार्म नजर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि मैं सारे के सारे व्हाइट कॉन्क्रीट पाउडर को कॉन्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं, सॉलिड कंक्रीट के अंदर। अगर आप लोग को पता है तो कंक्रीट पाउडर को सॉलिड कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए उस पर पानी डालना पड़ता है बार बार। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग ऐसा पिलर बनाइए और नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ते जाइए। इससे जितना भी कंक्रीट पाउडर है वो ऑटोमेटिकली कंक्रीट ब्लॉक्स में कन्वर्ट होता जाएगा, आई मीन सॉलिड ब्लॉक्स में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ। फटाफट से मैं पिलर बनाना शुरू करता हूँ व्हाइट कंक्रीट के और बहुत सारा कंक्रीट जो है इकट्ठा कर लेता हूँ। हमें गाइस बहुत सारे व्हाइट कंक्रीट की इसलिए जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अब बनाने वाले हैं हम एक बहुत ही ऑसम सा व्हाइट कैट का स्टैचू। यस गाइस, बहुत ही कमाल का स्टैचू बनाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारे बेस पर जो है कैट्स की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कैट्स को उनके लिए अपना अलग से घर दे दिया जाए। ये स्टैचू काफी कमाल का होने वाला है गाइस। मैं फटाफट से सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को कंक्रीट ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मेरे पास इनफ कंक्रीट कलेक्ट हो जाएगा मैं अपना बिल्ड बनाना शुरू कर दूंगा। गाइज मैंने कंक्रीट तो काफी सारा इकट्ठा कर लिया था, बट रात होने की वजह से मुझे अपने बेस पर वापस आना पड़ा। बट आप लोग देख सकते हैं ये आयरन गोलम अभी मेरी तरफ घूर रहा था। यहाँ पर आने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमारे विलेज की पॉपुलेशन जो है वो काफी बढ़ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेबी विलेजर जो है बेड पर सो रहा है। दैट मीन्स कि बहुत सारे और भी बेबी विलेजर हमारे पास स्पॉन हो चुके हैं और हमारी पॉपुलेशन बूम कर रही है। बट दिक्कत वाली बात ये थी गाइज, आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो बेबी विलेजर आई थिंक ये स्टक है और इसका पेरेंट जो है वो बाहर की तरफ स्टक है। ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाने वाली थी। तो सबसे पहले
तो हमें यही फिक्स करना था। तो अभी तो रात हो गई थी, मैं फटाफट से जाकर सो जाता हूँ। कल डेफिनेटली हम लोग आकर सुबह सबसे पहले यही फिक्स करेंगे और उसके बाद अपना कैट का स्टैचू बनाना शुरू करेंगे। सो गाइस अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैं आ गया, मैंने फंसे हुए विलेजर को बाहर निकाला और यहाँ पर डबल फेंसिंग करनी शुरू कर दी। गाइस ये डबल फेंसेस लगाने से क्या होता कि अगर विलेजर कोई बेड के ऊपर चढ़कर भी जंप करने की कोशिश कर रहा है तो फेंस के उधर नहीं जा पाता, और ये फेंस लगाने से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो जाने वाली थी हमारे बेस की। बेबीज भी जंप नहीं कर पाएंगे और अडल्ट विलेजर्स भी जंप नहीं कर पाएंगे। सो गाइस फेंसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं कैट का स्टैचू बनाने जा ही रहा था कि मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास डर्ट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो पहले मैं फटाफट से चला गया और मैंने काफी सारी डर्ट जो है वो कलेक्ट करनी शुरू कर दी। गाइस डर्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ने वाली थी क्योंकि हम डर्ट की मदद से कैट वाले स्टैचू का जो है बेस बनाने वाले थे। एक्चुअली हम ग्रास ब्लॉक्स की मदद से बनाने वाले थे। मैं अपने सिल्क टच वाले नेदराइट के शवल से बहुत सारे ग्रास ब्लॉक्स यहाँ से कलेक्ट करने वाला था। तो मैंने बहुत सारे ग्रास ब्लॉक्स जो है यहाँ से कलेक्ट करने शुरू कर दिए और गाइस जैसे ही मेरे पास ग्रास ब्लॉक्स कलेक्ट हो गए इनफ क्वांटिटी में, मैंने फटाफट से अपना कैट का स्टैचू बनाना शुरू कर दिया। सो फाइनली गाइस कैट का स्टैचू बनकर रेडी हो चुका था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बैठी हुई या खड़ी हुई कैट का स्टैचू बनाने वाला हूँ, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज की तरह आया होगा। और गाइस मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है स्टैचू। आप भी मुझे कमेंट कर बताना कि आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्री भी यहाँ पर एक उगा दी है। तो अभी फिलहाल रात होने वाली है, तो अभी तो हम लोग फटाफट से चलते हैं, जाकर सो जाते हैं और उसके बाद मैं आप लोग को इसका टूर देने वाला हूँ। तो गाइज अब सुबह हो चुकी है और अब टाइम है आप लोग को हमारे कैट के स्टैचू का ब्यूटीफुल सा टूर देने का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक आयरन डोर लगाया है। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो एक क्राफ्टिंग टेबल है। यहाँ पर कुछ बैनर्स और यहाँ पर कारपेट्स की मदद से मैंने डेकोरेट किया है फ्लोर वगैरह को। काफी अच्छे लग रहे हैं बैनर्स और सिंपल रखा है मैंने अंदर से इंटीरियर को। यहाँ से एक और डोर है, आप लोग खोलेंगे तो यहाँ से 1 मिनट आराम से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर कैट की टेल है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है ये वाला डोर, कैट के बट के ऊपर है, बट स्टिल काफी अच्छा निकल कर आया है गाइज ये बिल्ड। जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया है। तो अब टाइम है गाइज अपनी कैट आर्मी को यहाँ पर लेकर आने का। तो मैं निकलता हूँ फटाफट से अपने एक्वेरियम की तरफ और जाकर हम लोग लेकर आते हैं अपनी कैट आर्मी को उनके नए स्वीट घर पर। और ये चली गाइज मेरी कैट्स की आर्मी पूरे प्लेनेट पर कब्जा करने। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी सारी कैट्स आ रही हैं। ब्राउन कैट्स हैं, व्हाइट कैट्स हैं, ब्लैक कैट्स हैं, हर टाइप की वैरायटी मिलेगी आप लोग को यहाँ पर। मैं फटाफट से इन कैट्स को लेकर अपने नए वाले कैट के स्टैचू के पास जाता हूँ और आप लोगों से वहाँ पर मिलता हूँ। सो गाइस अब मंजिल दूर नहीं थी, हम अपने कैट के स्टैचू के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे और हमारी सारी की सारी कैट्स एकदम सेफ थी और होपफुली हम लोग वहां पर आराम से पहुंच जाएंगे। वो रहा हमारा कैट का स्टैचू और ये गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कैट के स्टैचू पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसके फुट के पास थोड़े बेड्स वगैरह लगाए हैं सो दैट यहाँ पर कैट्स जब उनका मन करे वहाँ पर आराम से सो सके। ये सारी की सारी कैट्स को मैंने बैठा दिया है। ये रही स्नोई और ये रही हमारी ब्राउनी सबसे अलग जाकर बैठ गई है। तो गाइज इसी के साथ अब टाइम आ चुका है अपनी कैट्स को नेम्स देने का। यस गाइज आपने बहुत प्यारे प्यारे नेम्स सजेस्ट करे थे। पहली बात तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, जिसका नेम मैं नहीं रख पाऊंगा प्लीज बुरा मत मानना। सबके नेम्स बहुत अच्छे थे और जिसका मैं रख दूंगा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नेम बहुत ज्यादा अच्छा था। तो फटाफट से अब जाकर हम लोग नेम टैग्स वगैरह बाय करते हैं और नेम्स रखते हैं। तो ये रहा हमारा सब्सक्राइब विलेजर। मैं फटाफट से इसके पास से नेम टैग्स खरीदता हूँ। गाइज ये सब्सक्राइब विलेजर हर एपिसोड में आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आगे फ्यूचर में आने वाला है। अब मैं फटाफट से जाता हूँ अपने सबसे ब्यूटीफुल सबसे पुराने घर पर, अपने एंशिएंट जापानीज हाउस पर जो हमने सबसे पहले एपिसोड में बनाया था जंगल सीरीज के। फटाफट से यहाँ पर चलकर एनविल पर जाकर हम लोग अपने नेम्स जो है लगा देते हैं नेम टैग्स के अंदर। तो
तो गाइज सबसे पहले नेम टैग के अंदर मैं लगाने वाला हूँ वो नाम जो सबसे पहले आप लोगों ने सजेस्ट किया था, ब्लैकी। यस गाइज, ये नाम वो है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था मेरी ब्लैक वाली कैट के लिए। और गाइज हमारी दूसरी कैट का नाम होने वाला है मिल्की, जो एकदम वाइट वाली कैट है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मिल्की नाम मुझे सजेस्ट किया था। और ये लास्ट वाला नाम होने वाला है गाइज बिल्लू। ये मुझे एक बंदे ने सजेस्ट किया था, स्पेशली उसे मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से मिल गया था, उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये नाम रखो, तो मैं ये नाम रखने वाला हूँ। तो अब फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने स्टैचू के पास कैट के, और ये सारे के सारे नाम अपनी कैट्स को दे देते हैं जाकर। सो गाइज ये रही हमारी ब्लैकी, ये आज से इसका नाम हो चुका है ब्लैकी। और ये रही हमारी स्नोई, ये रही हमारी मिल्की। और अब फाइनली लास्ट कैट, ये है हमारी बिल्लू। है तो ये भी ब्लैक कलर की, बट इसका नाम आज से होने वाला है बिल्लू। तो गाइज मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको हमारे प्यारी प्यारी बिल्लियों के नाम और हमारा ऑसम सा कैट का स्टैच्यू। गाइस कैट के लिए तो उनका घर बन चुका था, बट अब टाइम था हमें अपना फूड सोर्स जाकर लेने का। हमारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, अब टाइम था अपने ऑसम से हॉगलिन फार्म पर जाने का। गाइस अगर आप लोग को पता नहीं है तो अब ये नेदर पोर्टल हमें नेदर में नहीं लेकर जाता, ये लेकर जाता है हमें एक बहुत ही कमाल की जगह, और वो जगह है ये हमारा हॉगलिन फार्म। यस गाइस, हमने हॉगलिन फार्म बनाया था जो हमें बहुत सारा कुक्ड पॉर्क चॉप प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा 1 या 1.5 स्टैक लेने वाला हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना सारा ऑलरेडी कुक्ड पॉर्क चॉप पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये बेचारी ब्रेड की यहाँ पर स्टैक पड़ी हुई है पूरी, जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़ दी थी। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आया ही हूँ, तो आपको ऊपर से थोड़ा सा हमारा हॉगलिन फार्म दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफी सिंपल सा बिल्ड है, सिंपलिस्टिक रखा है मैंने एकदम। और यहाँ पर जो है ये कुक्ड पॉर्क चॉप की हमें ऑलमोस्ट 3000 पर आवर के हिसाब से आई थिंक हमें देता है, अगर हम AFK प्लेटफॉर्म पर जाकर ऊपर AFK करें तो मैं फटाफट से वापस चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। सो गाइज लास्ट एपिसोड में मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैं फ्लाइट ड्यूरेशन 3 का जो है वो रॉकेट बनाऊं। मैं सिर्फ 1 के यूज़ कर रहा था अभी तक, तो मैं फटाफट से अपने क्रीपर फार्म पर आ चुका हूं, और यहाँ से मैं काफ़ी सारा गन पाउडर लेने वाला हूँ, 3 स्टैक्स लेने वाला हूँ, सो दैट हम लोग फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के जो है रॉकेट्स क्राफ्ट कर सकें। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रात होने वाली है, तो पहले तो हम लोग जाकर सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के जो है रॉकेट्स को क्राफ्ट करेंगे। मैं आ चुका हूँ अपने एक्वेरियम पर, और यहाँ पर अब सिर्फ शाम बचा है। गाइज हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, किसी ना किसी इसके साथ निभाने के लिए किसी को लाना पड़ेगा, बट पहले तो हम लोग जाकर फटाफट से सो जाते हैं। अगले दिन मैंने अपने अनलिमिटेड शुगर केन फार्म से काफ़ी सारा शुगर केन लिया, और उसके बाद मैं सीधे चला गया क्राफ्टिंग टेबल के पास फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स को क्राफ्ट करने। तो गाइज ये रही हमारी क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पर मैं फेंस में अटक जाता हूँ, मैं फटाफट से दोबारा उड़ता हूँ, उसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पर, और ये मैं टकराते हुए इधर उधर। तो गाइज अब टाइम था फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स को क्राफ्ट करने का। मैंने फटाफट सारे के सारे शुगर केन को पेपर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद तीनों स्टैक्स मैंने रखी गन पाउडर की, और पेपर की स्टैक को साथ में रखा। और गाइज आप लोग देख सकते हैं फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के हमारे पास रॉकेट्स आ चुके थे। गाइज मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में कैसे भूल गया था। थैंक्स अ लॉट फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिलाया, और अब से हम लोग फ्लाइट ड्यूरेशन 3 के ही रॉकेट्स को यूज करने वाले हैं। और गाइज इसी के साथ अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक बहुत ही कमाल की स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का। और स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बहुत सारी वुड की जरूरत पड़ने वाली थी, और इसके लिए मैं स्प्रूस वुड का यूज करने वाला था, थोड़ा बर्च वुड के टेक्सचर के साथ में। तो इसलिए मैं पहले चला गया अपने ट्री फार्म के पास। आप लोग देख सकते हैं हमारा ट्री फार्म बेसिकली एक मैनुअल ट्री फार्म है, बट एनीवे यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारी स्प्रूस वुड जो है वो कलेक्ट करनी शुरू कर दी। गाइज ये स्टोरेज बिल्डिंग बहुत ही जाइंट स्टोरेज बिल्डिंग होने वाली है, एकदम एंड गेम रेडी, और इसके अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा चेस्ट होने वाली हैं। यस गाइज आप लोगों ने सही सुना, 100 से भी ज्यादा चेस्ट। तो मैं फटाफट से वुड कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फटाफट शुरू करता हूँ अपना स्टोरेज बिल्ड बनाना।
सो फाइनली गाइज इतने सालों की मेहनत के बाद मैं वापस आ चुका हूँ और हमारी स्टोरेज बिल्डिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। गाइज आप लोग देख सकते हैं कितनी कमाल की लग रही है। बर्च के साथ स्प्रूस का टेक्सचर बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आ रहा है। रूफ के अंदर मैंने बर्च का काम करा है और यहाँ पर ये जो रास्ता बनाया है ये भी मैंने बर्च वुड की मदद से बनाया है। बट अभी उसके अंदर जाकर हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले ये जो सामने वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया है ना, हम लोग जाकर इसकी ट्रेड्स को चेकआउट करने वाले हैं। अब गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैंने जो रास्ता है ये सीधा सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। बट एक और बहुत खास बात जो है वो अभी आपको पता लगने वाली है। अगर आप लोग यहाँ से ऊपर जाकर देखेंगे ना, ये हमारा AFK फिश फार्म का रास्ता है, तो मैं ऊपर से उस रास्ते को यहीं पर कनेक्ट कर सकता था, जो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने नीचे से डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है लंबा होने वाला रास्ता। लेट्स सी ट्रेड्स। तो गाइज एज यूजुअल इसके पास बिल्कुल बेकार ट्रेड्स हैं, किसी काम की नहीं है। वैसे इस वर्ल्ड का पहला वॉन्डरिंग ट्रेडर है जिसके पास किसी काम की ट्रेड्स नहीं है, वरना बहुत अच्छी ट्रेड्स दी हैं अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर वॉन्डरिंग ट्रेडर्स ने। सो गाइज अब आपको देते हैं हमारी स्टोरेज बिल्डिंग का टूर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग एंटर करेंगे तो इतनी सारी चेस्ट यहाँ पर रखी हुई हैं। और गाइज यहाँ पर चेस्ट की 3 लेयर हैं। यस गाइज आपको 3 लेयर दिख रही होंगी हर सेक्शन के अंदर, और ये सारी की सारी डबल चेस्ट हैं गाइज। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना सारा मटेरियल इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और गाइज अभी मैंने ऊपर का सेक्शन खाली छोड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पर हम लोग और स्टोरेज चेस्ट लगा सकते हैं। तो गाइज आप लोग जस्ट सोच के देखिए कितना सारा मटेरियल इसके अंदर आ सकता है। इसके बाद मैं सीधा आ चुका था अपनी पांडा फैमिली के पास, क्योंकि अब टाइम आ चुका था इन लोगों की ब्रीडिंग कराने का और इन्हें एक्सपैंड करने का। यस गाइज हम लोग एक क्यूट सा नया बेबी पैंडा लेकर आने वाले थे, तो मैं फटाफट से गया और मेरे पास जितना बैम्बूज का खजाना पड़ा हुआ था मैंने उसमें से थोड़े से बैम्बूज लिए, और वापस आने के बाद मैंने फटाफट से उनकी ब्रीडिंग करानी शुरू कर दी। अब गाइज मैंने दोनों को बैम्बूज तो खिला दिए थे, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी। ये मिसेस पांडे और मिस्टर पांडे एक दूसरे से काफ़ी दूर थे और ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। मैंने इसे दूसरा बैम्बू दिया तो वो खाने ही बैठ गए, और मिस्टर पांडे यहाँ पर अलग से खड़े हुए थे। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको आराम से एक दूसरे के पास ल्योर करूँगा और इनकी ब्रीडिंग कराऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं दोनों को पास में लेकर आया और हमारे पास आ चुका है एक बहुत ही क्यूट सा बेबी पैंडा। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर याद से ज़रूर बताना कि इसका मैं क्या नाम रखूं। और गाइज नाम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा नाम होगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो नाम रखने वाला हूँ। इसके बाद गाइज मैंने एक और खास बात नोटिस करी, ये जो हमारा बेबी पैंडा था ये भी वो रेयर वाला पैंडा था, और एक्सेप्ट हमारा पांडू ही सबसे अलग था। आप लोग देख सकते हैं ये बेबी पैंडा भी अपने पेरेंट्स की तरह ही रेयर वाला बेबी पैंडा है, और बाकी सारी की सारी फैमिली एकदम सेम है। ये देखिए वो हिचकी ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी सारे पैंडाज उछल रहे हैं। हमारा पांडू ही सबसे अलग है और वो रहता भी अलग है। आई डोंट नो कितने टाइम तक वो ऐसे ही रहने वाला है। इसके बाद गाइज मैं सीधे आ गया अपने ट्रेडिंग हॉल पर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सामने अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको गंजे गंजे विलेजर्स दिख रहे होंगे। दैट मीन्स कि ये जॉबलेस विलेजर्स हैं, इनके पास कोई जॉब्स नहीं है, और हमारी आबादी जो है अच्छी चल रही है विलेज की काफ़ी। इसके बाद गाइज जब मैं आगे की तरफ आया तो मेरे को यहाँ पर रॉटन फ्लैश का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसका सीधा सा मतलब था कि यहाँ पर किसी आयरन गोलम ने किसी जॉम्बी को मार दिया था। और इसके बाद गाइज जब मैं आगे की तरफ गया तो मैंने बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस करी। अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पर हमारा लोनर रहता था। यस गाइज लोनर हमने एक आयरन गोलम का राम रखा हुआ था जो यहाँ पर रहता था, बट वो यहाँ से जा चुका था और उसकी जगह कोई नया आयरन गोलम आ चुका था। मेरा जहाँ तक शक जाता है वो नीचे गिर गया होगा और नीचे उसे मॉब्स ने मार दिया होगा। तो गाइज रिप लोनर, शायद से वो मर चुका है, या होगा तो नीचे कहीं होगा, उसे ढूंढने तो अभी हम जाने वाले नहीं है। बट अब टाइम था अपने बेबी एक्सोलॉटल का नाम रखने का, तो मैंने फटाफट से एक नेम टैग खरीदा अपने सब्सक्राइब विलेजर से, और मैं सीधा आ गया एनविल के पास। तो गाइज हमारे बेबी एक्सोलॉटल के जो नाम सबसे अच्छा सजेस्ट किया था वो ये था एलेक्स का बेटा। यस गाइज हम लोग इसका नाम रखने वाले थे एलेक्स का बेटा। तो बेसिकली इसके पेरेंट का नाम एलेक्स था और किसी ने मुझे एलेक्स का बेटा सजेस्ट किया था, और आई थिंक ये नाम बहुत ही अच्छा और क्यूट है। तो मैंने फटाफट से नेम टैग पर नाम लगा दिया, और अब हम चले गए अपने एक्वेरियम के पास उसे नाम देने के लिए। अपने एक्वेरियम के टॉप से मैंने अंदर जंप लगाई और मैं एलेक्स को ढूंढने लग गया, एलेक्स के बेटे को ढूंढने लग गया, और ये वो मेरे सामने आ चुका था। मैंने फटाफट इसका नाम रख दिया था। गाइस आप देख सकते हैं एलेक्स और उसका बेटा साथ में घूम रहे हैं। आई थिंक ये एलेक्स ही है या शायद बॉब है। एनीवे, अब चलते हैं हम लोग और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं सामने चला गया उड़कर अपने वीट फार्म पर एक नज़र डालने, और आप लोग देख सकते हैं गाइज ये ऑलमोस्ट रेडी टू हार्वेस्ट होने ही वाला है। सिर्फ कुछ पैचेस बचे हैं, तो बहुत ही जल्द वो टाइम आने वाला है जब हम वो ब्यूटीफुल सा लीवर खींचने वाले हैं और इस फार्म को ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट होते हुए देखने वाले हैं। तो गाइज इसके बाद जब मैं आगे अपने नेदर पोर्टल के पास आया तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन आ चुका था। पता नहीं है मेरे वर्ल्ड में क्या करने आते हैं बार बार, जिसे मैंने फटाफट से मार दिया।
इसके बाद मैं अपना अगला बिल्ड बनाने जा ही रहा था कि जब मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के पास आया तो गाइज वहाँ पर मेरे को एक कैट दिखी कुछ इस हालत में, ये यहाँ पर फंसी हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आज़ाद करा दिया जाए। मैंने यहाँ से फेंस निकाली और इसे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने फेंस को वापस उसके प्लेस में लगाया और फाइनली ये कैट आज़ाद हो चुकी थी। बट आई थिंक इस कैट को अटकने की कोई दिक्कत थी, अब ये जाकर लाइब्रेरियन के लेक्टन में फंस चुकी थी। इसके बाद गाइज मैं सीधा आ गया अपने आयरन फार्म पर और यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम AFK किया। काफ़ी टाइम तक आयरन गोलम्स स्पॉन हो रहे थे और अंदर जा रहे थे, वहाँ पर आराम से लावा के अंदर कुक हो रहे थे और हमारा आयरन कलेक्ट हो रहा था। गाइज ये फार्म 1 घंटे में बहुत सारा आयरन कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था। आई थिंक अगर नंबर वाइज जाया जाए तो 1 घंटे के अंदर ये 2000 प्लस देने वाला है आयरन हम लोग को। तो गाइज काफ़ी टाइम तक मैंने यहाँ पर AFK किया और उसके बाद हम लोगों ने आगे अपना बिल्ड्स के साथ प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। अपने आयरन फार्म पर कुछ दिन बताने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका था अपने नेदर बेस के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पोर्टल बना दिया है जहाँ से हम लोग इसके अंदर आ सकते हैं ओवरवर्ल्ड के अंदर से, क्योंकि हमारा ओरिजिनल पोर्टल तो अब हमें हॉगलैंड फार्म पर लेकर जाता है। और गाइज आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पर एन्चांटिंग टेबल लगी हुई है और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। आप लोगों ने डेफिनेटली पहले ये नेदर बेस देखा होगा। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम रहे नहीं है और यहाँ पर मैंने कुछ स्टोर भी नहीं किया हुआ है अभी। बट लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो गाइज पूरा ये डिस्ट्रॉय हो गया था, मेरे ऊपर घास ने अटैक कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं सामने जो गड्ढे वगैरह नजर आ रहे हैं ना आपको, घास नहीं बनाए हैं पूरे, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने रिपेयर किया था। इसके बाद मैं सीधा आ गया था अपने कमाल के ऑटोमेटिक गोल्ड फार्म के अंदर और अब गाइस दंगल शुरू ही होने वाला था। दंगल आप लोग समझ गए होंगे अगर आपने पुराने एपिसोड्स देखे हैं तो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस गाइस ये फार्म बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली किसी एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को ऐसे मारना है, यहाँ से बो की मदद से उसे शूट करना है और आप लोग देख सकते हैं पूरे के पूरे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स भागते हुए आते हैं आपकी तरफ। बट ये आपको मार नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फेंसिंग सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से ये आप पर पहुँच नहीं पाएंगे और यहाँ से आप लोग इन्हें आराम से मार सकते हैं। ये रहा किलिंग चेंबर। मैंने अभी तक इसको ऑटोमेटिक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 1.17 के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये लोग स्पिल आउट हो रहे हैं। बेबी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स बाहर निकल जाते हैं और हम पर अटैक कर देते हैं। एक बार तो मैं मरते मरते बचा था इसको मॉडिफाई करने के चक्कर में। आप लोग देख सकते हैं गाइस कितनी आसानी से यहाँ से मार रहा हूँ मैंने और 65 लेवल होने के बावजूद भी मेरा XP बार देखो यार कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। गाइस देखा ही होगा आपने XP बार को बढ़ते हुए और आप लोग देख सकते हैं ये फार्म लगातार चलता रहता है यार, रुकता ही नहीं है। सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है, मतलब इस फार्म को रोका ही नहीं जा सकता। एक बार चालू हो गया तो हो गया, कोई इसका कूल डाउन टाइम है ही नहीं जैसा कि और फार्म्स में होता है ना, धीरे धीरे करके इकट्ठी होती है मॉब्स। इसमें कंटिन्यूसली अनलिमिटेड सप्लाई रहती है ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स की। और गाइज ये पिगलिन्स हमें रॉटन फ्लैश और गोल्ड जैसी कमाल की लूट देते हैं। गाइज अगले बिल्ड के अंदर मुझे बहुत सारे गोल्ड की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं काफ़ी सारे दिन यहाँ पर स्पेंड करने वाला हूँ, काफ़ी सारा गोल्ड कलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जाएंगे हम लोग ओवरवर्ल्ड के अंदर और अपना बिल्ड बनाना शुरू कर देंगे। फाइनली काफ़ी दिन गोल्ड फार्म यूज़ करने के बाद और बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था। और गाइज एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, आप लोग मेरे लेवल बार को देखो ध्यान से। मेरा लेवल गाइज 86 हो चुका है। गाइज गोल्ड फार्म बहुत ज़्यादा ओपी है अपना। अगर आप अपने वर्ल्ड में कोई गोल्ड फार्म बनाने जा रहे हो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला डिज़ाइन कॉपी पेस्ट कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है। इतनी जल्दी लेवल बढ़ाता है ना आप लोग सोच नहीं सकते। इसके बाद गाइज मैं आ गया अपनी फेवरेट क्राफ्टिंग टेबल पर और मुझे जितने गोल्ड इनगट्स मिले थे मैंने सबके सबको गोल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। पहले से मैंने कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स बनाकर रखे हुए थे और इन सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक्स को हम यूज करने वाले थे अपने आने वाले बिल्ड के अंदर। गाइज हम एक बहुत ही कमाल का फार्म बनाने वाले थे। अपने ट्रेडिंग हॉल के साइड में इस फार्म को हम लोग बनाने वाले थे सो दैट हमारे विलेज की पॉपुलेशन सेल्फ रेगुलेटरी हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे विलेज की पॉपुलेशन खुद से बढ़ती रहे और हमें कोई परेशानी ना हो, आगे से हमें विलेजर्स की ब्रीडिंग मैनुअली ना करानी पड़े। सो गाइस अब फटाफट से चलते हैं अपने फार्म बनाने की लोकेशन के पास। ये वो जगह है जहां पर मैं अपना फार्म बिल्ड करने वाला हूं और फटाफट से शुरू करते हैं अपना फार्म बनाना।
फाइनली गाइज काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद हमारा फार्म बनकर रेडी हो चुका था। इतना कोई अनोखा फार्म नहीं है, बेसिक सा फार्म है, बट जो चीज़ हम इसके साथ करने वाले हैं वो काफ़ी काम की है। यहाँ पर मैं जो है फार्मर के वर्किंग ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ और फार्मर्स इन जॉब्स को लेने वाले हैं। अब वो फार्मर्स जो है हमारे विलेजर्स की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेंगे। गाइज जितने भी सरप्लस क्रॉप हुआ करेंगे वो सारे के सारे विलेजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये आता हुआ हमारा सामने से पहला फार्मर, मैं पहचान चुका हूँ, यही हमारा फार्मर बनने वाला है। ये आ गया हमारा गंजा विलेजर और ये बन चुका है फार्मर। हैट आ गई गाइज उसके पास। ये दूसरा फार्मर भी आ चुका है। मैंने बची हुई कैरेट्स इन्हें दे दी हैं। अब गाइज बेसिकली ये फार्मर्स करेंगे क्या, सारे के सारे जितने क्रॉप्स इनके पास एक्स्ट्रा इकट्ठे होंगे वो ये इन क्रॉप्स को जाकर दे देंगे सारे विलेजर्स को, और जिस जिस विलेजर के पास क्रॉप्स की कमी है वो आपस में शेयर करेंगे और ब्रीडिंग करेंगे। तो इससे होता क्या है गाइज, हमारे विलेजर्स की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हमें विलेज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ मैंने सारे के सारे लैंटर्न्स को यहाँ पर प्लेस करना शुरू कर दिया सो दैट मॉब्स स्पॉन नाउ। आप लोग अगर गाइज ध्यान से मेरे बेस को देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न्स है गाइज। मुझे पता नहीं है 1000 के करीब यहाँ पर लैंटर्न्स होंगे, इतने सारे हमने लैंटर्न्स का यूज़ किया हुआ है। और मैंने इसकी जब ट्रेड चेकआउट करी तो गाइज हमारे पास वीट की ट्रेड है, और पीछे जो हमारा इतना बड़ा सा वो वीट फार्म है ना गाइज, वो अब काम आने वाला है। हम लोग इस विलेज के साथ में ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी सारे एमरल्ड्स कमा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं गाइज कितना कमाल का वीट फार्म है हमारे पास। अभी तक पूरा का पूरा ये रेडी नहीं हुआ है, अभी मुझे ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, वरना मैं अभी वो वाला लीवर खींच देता और सारा का सारा फार्म जो है ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट हो जाता। फार्म सक्सेसफुली बन जाने के बाद गाइज मैं निकल गया एक लंबी जर्नी पर अपने वर्ल्ड के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स को ढूंढने। बट गाइज मैं इसलिए भी गया था क्योंकि हमें शाम के लिए एक बहुत अच्छा कंपेनियन लेकर आना था। मेरा मेन गोल ये था कि हमें कोई पैरेट मिल जाए या एक से ज़्यादा पैरेट्स मिल जाए, तो उन सारे पैरेट्स को हम लोग टेम करने वाले हैं और अपने बेस पर वापस लेकर आने वाले हैं। और गाइज मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था अपने वर्ल्ड को कि मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया था और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। आप लोग सामने देख रहे होंगे गाइज, यस गाइज ये पैरेट एकदम हमारे राम की तरह है गाइज। हमारा सबसे पहला पेट जो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में अब नहीं है, बट हमें उसके जैसा दिखने वाला एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम पैरेट मिल चुका है। तो मैंने फटाफट से गाइज डिसाइड किया इस पैरेट को टेम करने का, और ये फाइनली टेम हो चुका था इतने सारे मेलन सीड्स खाने के बाद। फाइनली गाइज ऐसा लग रहा था जैसे राम वापस आ चुका है। इसके बाद मुझे शाम की जैसा दिखने वाला एक और पैरेट दिखा जिसे मैंने टेम करने का डिसाइड किया, बट गाइज ये पैरेट टेम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब मैंने इतने सारे इसको मेलन सीड्स फीड कर दिए बट फिर भी ये टेम नहीं हो रहा था। तो मैंने ऊपर के ग्रास लीव्स हटाकर टेम करने का ट्राई किया, और कुछ ही देर बाद गाइज सीड्स खिलाते खिलाते फाइनली हार्ट्स निकल चुके थे और ये टेम हो चुका था। अब गाइज हमारे पास हमारे वर्ल्ड की बेसिकली जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी मोड़ पर हम आगे खड़े हो गए थे। मेरे पास फिर से वही 2 पैरेट्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं डे 1 में हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर। और इसी के साथ गाइज रात भी हो चुकी थी और यहाँ पर एक और पैरेट था जिसे मैं टेम कर रहा था और ये भी टेम हो चुका था। तो जब रात हो चुकी है मैं फटाफट से सो गया। इसके बाद अब सुबह हम लोग जाने वाले हैं अपने बेस पर वापस। फाइनली गाइस सुबह हो चुकी थी और मैं यहाँ से जाने से पहले पैरेट किंग की तरह इन पैरेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स दे रहा था। मेरे पैरेट्स के अलावा यहाँ पर और भी पैरेट्स आ चुके थे। राम के जैसा दिखने वाला एक और पैरेट आ चुका था। तो गाइस अब टाइम था अपने बेस पर वापस जाने का और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने बेस पर। फाइनली गाइस मैं पैरेट्स को लेकर अपने बेस पर आ चुका था। तीनों पैरेट्स आ चुके थे बट इन्हें लाने में मुझे 2 दिन से भी ज़्यादा लग गए गाइस। यस गाइस ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए मुझे इन पैरेट्स को अपने बेस पर लाने पर, क्योंकि ये टेलीपोर्ट ही नहीं हो रहे थे मेरे पास। मैं लाइट्रा से उड़ रहा था तो उस वजह से मुझे धीरे धीरे करके इन्हें लाना पड़ा। फाइनली गाइस हमारे तीनों पैरेट्स यहाँ पर आ चुके थे। मैंने एक एक करके इन तीनों को बैठा दिया बट ये लोग बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उड़े जा रहे थे। और इसके बाद मैं सीधा चला गया एक और नेम टैग खरीदने अपने मेंडिंग विलेजर से। मैंने मेंडिंग विलेजर के टावर के पास जाकर देखा तो वहाँ पर विलेजर था ही नहीं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे अकेले अकेले। तो यहाँ से मैंने मेंडिंग विलेजर के पास से 2 नेम टैग्स खरीद लिए। अब गाइस 2 नेम टैग मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि हम लोग एक बार फिर से वो जो अकेला वाला आयरन गोलम है उसका नाम रखने वाले हैं, और उसका नाम हम लोग बहुत ही अमेजिंग रखने वाले हैं। वो आप लोग को अभी पता लगेगा। मैं फटाफट से अपने जापानीज हाउस में गया और मैंने एनवेल पर हमारे राम के लिए राम जो हमारा नया वाला राम है उसके लिए फटाफट से राम नाम रख दिया मैंने नेम टैग पर, और हमारा जो गोलम था उसके लिए मैंने लोनर 2.0 रख दिया। सो गाइस टाइम था एक्वेरियम पर जाकर अपने राम को उसका नाम वापस लौटाने का और उसे अपने वर्ल्ड में वापस से वेलकम करने का। ये मैंने राम का नाम रख दिया और अब वो हमारे वर्ल्ड में वापस आ चुका है। सो गाइस राम नेवर डाइज, वो हमारे वर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका है। फाइनली हमारा सबसे पहला पेट वापस आ चुका था। और इसी के साथ गाइज मैं अपने उस वाले आयरन गोलम का भी नाम रखने जा रहा था लोनर 2.0। बट यहाँ पर आकर मैं क्या देखता हूँ, हमारे गोलम साहब यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं फटाफट से स्कैफोल्डिंग लगाकर आगे की तरफ गया तो वो खड़े हुए हैं हमारे गोलम।
और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट गिरने वाले हैं। मैंने क्राउच कर नेम देने की कोशिश करी बट दे नहीं पाया। अब फाइनली लोनर 2.0 उनका नाम रखा जा चुका था और इसके बाद मैं वापस से सोने चला गया। और गाइस अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले हमें एक बहुत ही कमाल का नेदर पोर्टल बिल्ड करना था, क्योंकि अब हमारा ओरिजिनल पोर्टल तो रिप्लेस हो चुका है हमारे हॉगलैंड फार्म वाले पोर्टल से। तो अब फटाफट से सोने के बाद सबसे पहले मैंने अपना पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइज हमारा पोर्टल बनकर रेडी हो चुका था। काफ़ी टाइम लगा इस पोर्टल को बनाने में, बार बार स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना पड़ रहा था और काफ़ी डिफिकल्ट डिज़ाइन था ये। अब गाइज सेम टाइप का पोर्टल आपने बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स के बिल्ड्स के अंदर देखा होगा, बेसिस के अंदर देखा होगा। तो गाइज ये पोर्टल मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है। मैंने इसको अच्छा बनाने की कोशिश करी है और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन रखने की कोशिश करी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे वॉरियर के पास कितना बढ़िया लग रहा है ये स्वॉर्ड की शेप का पोर्टल। तो आई थिंक गाइज आपको आज के 100 डेज पसंद आए होंगे। इसी के साथ हमारे 100 डेज भी खत्म होने वाले हैं। इस वीडियो के एक्चुअली हो चुके हैं, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिलहाल। तो गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो का लाइक एम मैं रख रहा हूँ 20,000 लाइक्स। यस गाइज इस बार मैं सीधे डबल कर रहा हूँ लाइक एम, तो आई होप आप लोग उसे पूरा करा दोगे। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, और कमेंट कर मुझे नाम ज़रूर बताना हमारे बेबी पैंडा का। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।